दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के तीसरे चैप्टर में स्वागत है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को कहानी ज़रा सा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ कहानी को लाइक ज़रूर कर देना। सृजा कमरे के कोने में बैठी बार बार यही बोल रही थी, मैंने खून नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। और अचानक से उसका सिर भारी होने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि सृजा की क्या हालत थी इस समय। नकुल भी नशे की वजह से आराम से सो रहा था। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि जो बात वो छुपा रहा था, जाने अनजाने में उसने वही बात सृजा को बता दी है। पूरे घर में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी, शायद तूफान से पहले की शांति। लेकिन इतनी रात में कहीं शोर था तो वो छवि और रिधान के दिल में। दोनों एक होटल में बैठे डिनर कर रहे थे। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर ही थी। खाने के बाद दोनों डांस करने लगते हैं और पता नहीं अचानक से छवि को क्या हुआ था। वो रिधान के सामने घुटने पे बैठ जाती है और उसे प्रपोज कर देती है। रिधान ये देख बहुत खुश होता है और उसे उठाकर गले लगा लेता है, पर उसके मन का एक कोना शायद दुखी था, बहुत दुखी। रिधान को एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे ऐसा कुछ पहले हुआ है। वो ऐसे ही छवि की तरह किसी के सामने बैठा है, पर वो सिर झटकता है और छवि की आंखों में देखने लगता है। दोनों की नज़रों में एक दूसरे के लिए प्यार नज़र आ रहा था। मिस्टर रहेजा भले बिजनेस के लिए ये सब करना चाहते थे, पर छवि इन सब से दूर सच में रिधान से प्यार करने लगी थी, क्योंकि उसे रिधान के पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं था और रिधान तो था ही सब चीज़ों से अनजान। एक तरीके से वो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जी रहा था, जहाँ सृजा को वो जानता ही नहीं था। आज सृजा की ज़िंदगी में बहुत तूफान आए, जिसका सृजा पर क्या असर होगा ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। अगली सुबह विधि नीचे छोटे मोटे काम निपटा रही थी, पर उसकी नज़र बार बार सृजा के कमरे की तरफ थी। तभी दूसरी तरफ से नकुल नीचे आता है और सिर पकड़े सोफे पे बैठ जाता है। फिर तेज़ आवाज़ में बोलता है, सुजाता दी, प्लीज़ एक कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, जो उनकी कुक होती हैं। कुछ ही देर में वो कॉफ़ी का कप नकुल के सामने रख देती हैं। उसका सिर फटा जा रहा था। उसे बिल्कुल भी नहीं याद था कि कल उसने क्या क्या किया है। कॉफ़ी पीने के बाद उसकी नज़र विधि पे जाती है, जो सृजा के कमरे की तरफ देख रही थी। नकुल उससे पूछता है, क्या हुआ, वहाँ क्या देख रही हो, कुछ हुआ है क्या? विधि नाम में गर्दन हिलाती है और सिर झुका कर कहती है, नहीं, वो सृजा दीदी अभी तक नीचे नहीं आई ना। इस समय तक वो रोज़ आ जाती थी, तो बस वही देख रही थी। नकुल को ये सुन थोड़ा गुस्सा आता है। तो जाओ उठाओ उसको, दिन निकल आया है, अभी तक सो रही है, कुछ काम नहीं है क्या उसे? विधि सिर हिलाती है और भागकर उस कमरे की तरफ पहुंच जाती है, पर सामने बेड पर उसे सृजा नहीं दिखती। तो बाथरूम की तरफ जाती है, वहाँ का दरवाज़ा भी खुला था। वो बाहर जाने लगती है, तभी उसकी नज़र कोने में खिड़की के पास जाती है, जहाँ किसी का पैर नज़र आ रहा था। विधि उधर जाती है तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। सृजा बेहोश हुई पड़ी थी और उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे। वो उसको उठाने की कोशिश करती है तो एहसास होता है कि सृजा का शरीर तप रहा था। वो तेज़ी से चिल्लाने लगती है, सर, नकुल सर, जल्दी आइए नकुल सर। नकुल उसकी आवाज़ सुनकर इरिटेट हो जाता है, पर विधि इतनी बार आवाज़ लगाती है और उसकी आवाज़ में घबराहट सी लग रही थी, तो नकुल भागता हुआ कमरे की तरफ जाता है। कोने में बैठी विधि पर उसकी नज़र जाती है तो अंदर आते हुए उससे कहता है, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हूँ? जैसे ही वो उसके पास पहुँच जाता है, सृजा को ऐसे देख हैरान हो जाता है। तो विधि उससे कहती है, जब मैं कमरे में आई दीदी यहीं गिरी पड़ी थी और इनका शरीर बुखार में तप रहा है। नकुल विधि को वहाँ से हटाता है और सृजा को बेड पर लिटाकर विधि से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहता है, जिनसे सृजा का ट्रीटमेंट चल रहा था। विधि उनको फ़ोन करती है और जल्दी से जल्दी आने के लिए कहती है। नकुल को अभी भी हल्का हल्का से दर्द महसूस हो रहा था। वो बगल में खड़ी विधि की तरफ देखता है और उससे कहता है, तुम यहीं रहना, यहाँ से हिलना मत, मैं नहा कर आता हूँ। अजीब सा लग रहा है और मेरे आने से पहले डॉक्टर आ जाएं तो मुझे आवाज़ लगा देना। विधि कुछ नहीं कहती, बस सृजा की तरफ देखती रहती है। नकुल उठता है और एक बार सृजा की तरफ देखकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो अपने कमरे में आकर सिर दर्द की दवाई लेता है और कपड़े लेकर जल्दी से नहाने चला जाता है। कुछ देर में वो वापस से सृजा के कमरे में जाता है, जहाँ विधि सृजा के माथे पे
ठंडे पानी की पट्टी रख रही थी, पर डॉक्टर का कोई अता पता नहीं था। तो नकुल कमरे से बाहर निकलकर गुस्से में दोबारा डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर कॉल रिसीव करती हैं तो डॉक्टर उन पर चिल्लाने लगता है, कहाँ हैं आप? इतनी देर हो गई है, कब आएंगे? जब सिजा की हालत और ख़राब हो जाएगी तब? डॉक्टर कहते हैं, देखिए नकुल जी, इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी मेंटली पूरी तरह से ठीक नहीं थी, इसी वजह से कुछ हो गया होगा। मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ 5 मिनट में। नकुल ठीक है बोलकर कॉल कट कर देता है और आंखें बंद करके लंबी सांस लेता है और फिर खुद से कहता है, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, अचानक से इतना गुस्सा करने लगता हूँ। वो सिर हिलाता है और अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं और सिजा को चेक करते हैं। फिर नकुल से कहते हैं, ये दवाई मंगवा लीजिए और घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। शायद इन्होंने किसी बात का स्ट्रेस लिया होगा, तभी इस तरह से बेहोश हो गई हैं। मैंने कहा था इन्हें स्ट्रेस से दूर रखिएगा, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। नकुल डॉक्टर के साथ बाहर आता है और अपने गुस्से के लिए सॉरी बोलता है। तो डॉक्टर उससे कहते हैं, कोई बात नहीं नकुल जी, जब अपना कोई चाहने वाला इस हालत में हो तो गुस्सा आ ही जाता है। आप भी अपनी पत्नी से काफ़ी प्यार करते हैं, शायद इसीलिए आपको भी गुस्सा आ गया। अब मैं चलता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा उनका। नकुल डॉक्टर की कई बातों के बारे में सोचने लगता है और ख़ुद से कहता है, आजकल लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। तभी क्रिस अंदर आता है और नकुल से पूछता है, बॉस आप ठीक हो ना? कल की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हो गई आपको? नकुल कहता है, मुझे क्या हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़िलहाल तुम जाओ और ये जो दवाइयाँ लिखी हैं ले आओ जल्दी से। क्रिस कहता है, आप ठीक हैं तो ये किसकी दवाई है और डॉक्टर क्यों आए थे? नकुल कहता है, वो सब मैं बाद में बताता हूँ, फ़िलहाल तुम जाओ जल्दी से, आकर बात करते हैं। क्रिस सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। नकुल वापस से कमरे में जाते हुए खुद से बातें करने लगता है। ये क्रिस भी पता नहीं क्या बोल रहा था और इस सिजा की हालत भी मेरी वजह से ही हुई है। डॉक्टर ने मना किया था स्ट्रेस लेने के लिए, फिर भी कल मैंने रिधान के बारे में वो सब बता दिया। इसी बात की वजह से स्ट्रेस हो गया होगा उसे। नकुल कमरे में देखता है तो सिजा को नकुल कमरे में देखता है तो सिजा को हल्का सा होश आने लगा था, लेकिन उसके चेहरे पे अजीब सा डर था और वो धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, एक्सीडेंट था वो। नकुल को उसकी बात कुछ समझ नहीं आती। वो विधि को जाने के लिए कहता है और ख़ुद उसके बगल में बैठ जाता है, लेकिन सृजा क्या बड़बड़ा रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बस धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया। नकुल सोच में पड़ जाता है, अगर ये रिधान की वजह से स्ट्रेस में थी तो उसका नाम लेना चाहिए था, पर ये ऐसे क्यों कह रही है, मैंने कुछ नहीं किया। होश में लाना पड़ेगा इसे। नकुल वहीं रखा पानी हल्का सा उसके चेहरे पर छिड़क देता है। सृजा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और इधर उधर देखने लगती है। सृजा कहती है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो और मैं यहाँ कैसे? नकुल कहता है, क्या बड़बड़ा रही थी तुम? क्या नहीं किया तुमने? सृजा को ये सुनते ही रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। वो बड़बड़ाते हुए कहती है, कुछ नहीं किया मैंने। तुम जाओ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तुम मेरी वजह से अपना काम मत छोड़ो। नकुल उसके बदले मिजाज से एकदम हैरान हो जाता है और उससे कहता है, ठीक है, लेकिन दोबारा स्ट्रेस मत लेना, बेहोश हुई पड़ी थी तुम। अभी क्रिस दवाई ला रहा है, टाइम से ले लेना। सृजा कुछ नहीं कहती तो नकुल वहाँ से चला जाता है और सृजा सोचने लगती है, ये जिया को कैसे जानता है, और शायद यही सोचते सोचते मैं बेहोश हो गई थी। पर मैंने कुछ नहीं किया है, ये बताना पड़ेगा मुझे नकुल को। पर मुझे एक बार रिधान से भी मिलना है, पता नहीं कैसा होगा वो, कहीं छवि उसकी ज़िंदगी में ना आ गई हो। कुछ देर बाद क्रिस दवाई नकुल को देता है तो नकुल विधि को आवाज़ लगाकर सब समझा देता है और सृजा को दवाई देने के लिए भेज देता है। विधि चुपचाप वहाँ से सृजा के कमरे में चली जाती है। नकुल कहता है, क्रिस कल क्या हुआ था, किस बारे में बात कर रहे थे तुम? क्रिस हैरान होकर कहता है, आपको बिल्कुल नहीं याद कि कल आपने कितनी ड्रिंक कर ली थी और आप ना जाने क्या क्या बड़बड़ा रहे थे? नकुल कहता है, बड़बड़ा मतलब क्या बोल रहा था मैं, कुछ याद है तुम्हें?
क्रिस मुस्कुराते हुए कहता है, आप कह रहे थे मुझे सिजा से सच्ची में शादी करनी है, वो बहुत अच्छी है। नकुल ये सुनकर झेंप जाता है तो क्रिस कहता है, आपको यहाँ हॉल में पहुँचाकर मैं चला गया था, फिर आपने क्या क्या बोला होगा मुझे नहीं पता। नकुल कहता है, तुम यहाँ हॉल में छोड़ गए थे तो मैं अपने कमरे में कैसे पहुँचा, और तो और कोट शूज़ ये सब भी नहीं था, मैं काफ़ी अच्छे से सो रहा था। क्रिस कहता है, कोई और तो था नहीं, उस समय सब जा चुके थे, तो सिजा भाभी ही छोड़ कर आई होंगी ना आपको, और उन्होंने ही आपको ठीक से सुला दिया होगा। क्रिस जानबूझकर भाभी शब्द पे जोर देता है तो नकुल उसको घूरने लगता है। क्रिस दांत दिखाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। नकुल सिर हिलाता है और सिजा के बारे में सोचते हुए अपने कमरे में चला जाता है। नकुल खुद से कहता है, कहीं मैंने सिजा के सामने नशे में जिया की बात तो नहीं कह दी, शायद वो इसी वजह से ऐसे रिएक्ट कर रही हो, और बोल भी तो रही थी मैंने कुछ नहीं किया। क्या करूं, कैसे पता चलेगा मैंने क्या कहा है उससे। ऊपर विधि सिजा को दवाई देकर रूम से चली जाती है, पर सिजा के दिमाग में रात की बात और रिधान ही चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। पूरे शरीर में दर्द की वजह से वो बेड से उठ तक नहीं पा रही थी, इसीलिए इस हालत में वो उसके ऑफिस तो बिल्कुल नहीं जा सकती थी। नकुल उठकर सिजा के कमरे के बाहर जाता है और बाहर से ही उसे देखने लगता है। सिजा जैसे ही अपनी नज़रें बाहर की तरफ कहती है, नकुल तुरंत छिप जाता है तो सिजा को कोई नज़र नहीं आता। दवाई खाने की वजह से वो धीरे धीरे नींद की आगोश में चली जाती है। उसके सो जाने के बाद नकुल अंदर आता है और उसके सामने खड़े होकर धीमी आवाज़ में कहता है, मुझे नहीं पता नशे में मैंने तुमसे क्या कहा, और ना ही तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी को मार सकती हो, पर जो भी हो हमारा एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर है। वहाँ से निकलकर वो अपने कमरे में जाता है और तैयार होकर ऑफिस जाने लगता है। साथ ही वो विधि से सिजा का ध्यान रखने के लिए कहता है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। नकुल सुबह सिजा के उठने से पहले घर से निकल जाता और रात में भी देर से आता था। वो सिजा के सामने आने से बच रहा था या कहीं गुस्से में उसे उल्टा सीधा ना बोल दे, इस वजह से भाग रहा था। इनमें से क्या वजह थी ये तो वही जानता था, लेकिन रोज़ वो सिजा को कमरे के बाहर से देख जरूर लेता था। सिजा उसके बदलते स्वभाव को देखकर सोच में ज़रूर पड़ जाती थी, पर इस समय उसका रिधान से मिलना बहुत ज़रूरी था। एक दिन यही सोचकर वो बिना किसी को बताए घर से निकल जाती है और रिधान के ऑफिस, जिसमें इस समय वो काम करता था, वहाँ पहुँच जाती है। वो अंदर जाने का तरीका सोचने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड चेकिंग के बाद उसे अंदर जाने देते हैं, पर रिसेप्शन पर बैठी लड़की उसे रोक देती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, मैम आप बिना अपॉइंटमेंट के सर से नहीं मिल सकती हैं। सिजा कहती है, पर आप एक बार उनसे पूछ तो लीजिए, वो खुद मुझे बुला लेंगे। रिसेप्शनिस्ट कहती है, सॉरी बट सर ने अभी सबको मना किया है उन्हें डिस्टर्ब करने से, वो अपनी मंगेतर के साथ थोड़ा बिजी हैं। मंगेतर सुनते ही सिजा को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है। वो बिना किसी पे ध्यान दिए अंदर भाग जाती है और रिधान का कैबिन देखकर उसी तरफ चली जाती है। रिसेप्शनिस्ट ये देखकर डर जाती है और सिक्योरिटी को बुलाती है, पर उससे पहले ही सिजा रिधान के कैबिन का गेट खोल देती है। अंदर रिधान छवि के साथ खड़ा, और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। वो दोनों सिजा को देखते हैं तो थोड़ा दूर हो जाते हैं। रिधान गुस्से में चिल्लाता है, कौन हो तुम, और बिना परमिशन के अंदर कैसे आई। सिजा कहती है, तुम मुझे भूल गए रिधान, अपनी सिजा को मुझसे इतने वादे किए थे, अपने डैड को छोड़कर मेरे साथ थे तुम। उस दिन एक्सीडेंट के समय भी मैं तुम्हारे साथ थी, तो फिर तुम मुझको कैसे भूल सकते हो। रिधान और छवि दोनों हैरानी से उसे देखने लगते हैं। फिर रिधान थोड़ा शांत होकर कहता है, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई गई होगी, मैं तो आपको जानता तक नहीं। इतने में सिक्योरिटी आती है और सिजा को वो लोग ले जाने लगते हैं, तो छवि उन्हें रोक देती है और सिजा के पास आकर पूछती हैं, आप सच में रिधान की बात कर रही हैं। सिजा हाँ में सिर हिलाती है। रिधान सबको बाहर जाने के लिए कहता है और कैबिन का गेट बंद कर देता है। फिर सिजा को एक नज़र देखता है और छवि के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। रिधान कहता है, छवि मैं सच में नहीं जानता ये कौन है, और मैं अपने डैड को क्यों छोड़ कर जाऊँगा। छवि कहती है, रिलैक्स रिधान, मुझे तुम पर भरोसा है,
पर अगर ये लड़की एक्सीडेंट के बारे में जानती है तो जो वो कहना चाह रही है हमें सुनना चाहिए। रिधान से रिला देता है तो छवि सिजा से अपनी बात पूरी करने के लिए कहती है। सिजा कहती है, मुझे पता है उस दिन एक्सीडेंट में तुम्हारी मेमोरी लॉस हो चुकी थी, पर मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मैं उस दिन तुम्हारे साथ ही थी और ये एक्सीडेंट तुम्हारे पापा ने ही करवाया था मुझे मारने के लिए, और काफ़ी हद तक वो सफल भी हो गए थे। ये सुनते ही वो दोनों आंखें फाड़े सिजा को देखने लगते हैं। सिजा जैसे ही उन्हें बताती है कि रिधान के पापा ने एक्सीडेंट करवाया है, दोनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। रिधान को अचानक से कुछ धुंधला सा दिखता है, वो सिर झटक देता है और सिजा से कहता है, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा, कुछ भी बोलोगी क्या? सिजा फीका सा मुस्कुरा देती है। उस मुस्कुराहट के पीछे का दर्द और उसकी आंखों में रिधान के लिए प्यार छवि देख सकती थी, पर वो ऐसे बिना सबूत के भरोसा भी तो नहीं कर सकती थी और ना ही वो रिधान से दूर होना चाहती थी। सिजा कहती है, दिमाग तो मेरा हमेशा से ठीक है, बस गलती कर बैठी थी। तुम जैसे बड़े घर के लड़के से प्यार करके जिसका हिसाब तुम्हारे पापा ने अच्छे से किया, तुमको ही मुझसे छीन लिया। तुम्हारी गलती नहीं है कि मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हें दवाई ही ऐसी दी जा रही है कि तुम्हें कुछ याद ना आए। जाहिर सी बात है, अगर मैं तुम्हें याद आ गई तो तुम्हारे पापा का बिजनेस जो ठप हो जाएगा। विश्वास ना हो तो बिना किसी को बताए दूसरे डॉक्टर से अपनी दवाई चेक करा लेना। अब शायद तुम्हारा प्यार मेरी किस्मत में नहीं है। छवि उसके पास आती है और कहती है, देखो मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत, पर मेरी और रिधान की शादी होने वाली है और तुम अचानक से आकर ये सब कहोगी तो हम कैसे मान लें? सिजा कहती है, तभी तो कहा दवाइयाँ चेक करा लेना, सब समझ आ जाएगा। मैं उस एक्सीडेंट में मर गई होती अगर नकुल शेखावत ने मुझे ना बचाया होता। चाहो तो 2 महीने पहले की कंप्लेन देख लेना पुलिस स्टेशन में, वहाँ भी तुम्हारा नाम है रिधान, और मैं तुम्हें छुड़वाने गई थी तो उस कंप्लेन में मेरे साइन भी, और बहुत बहुत बधाई नई ज़िंदगी के लिए मेरा साइन भी था, और तुम्हें बहुत बहुत बधाई नई ज़िंदगी के लिए। फिर छवि की तरफ देख कर कहती है, तुम्हारे पापा को भी शायद सब मालूम है, पूछ लेना चाहो तो, और रिधान का ध्यान रखना। जानती हूँ तुम लोगों को भरोसा नहीं हो रहा होगा मेरी बातों पर क्या करूँ? कोई सबूत नहीं है मेरे पास, सब कुछ उस एक्सीडेंट में खो चुकी हूँ मैं। लेकिन हाँ, रिधान का वो घर सनशाइन कॉलोनी में अगर अभी तक सही सलामत होगा तो वहाँ तुम्हें ज़रूर कुछ मिल सकता है, पर मुझे उम्मीद नहीं है। शायद तुम्हारे पापा ने तुमसे धोखे से साइन करा कर वो भी बेच दिया होगा। रिधान का सिर भारी होने लगता है। वो ये सब सुनकर उसे यकीन नहीं हो रहा था, इतना बड़ा खेल रचा गया है। और अचानक से कुछ धुंधली यादें उसे दिखाई देने लगती हैं और चक्कर आने की वजह से वो लड़खड़ा जाता है। उसे लड़खड़ाते देख छवि और सिजा दोनों ही आगे बढ़ती हैं, पर सिजा छवि को देखकर अपने कदम पीछे ले लेती है और अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से भाग जाती है। उसके जाते ही रिसेप्शनिस्ट मिस्टर राजीव को कॉल करती है और सिजा के आने के बारे में बता देती है। मिस्टर राजीव कुछ नहीं कहते और कॉल कट कर देते हैं। उन्हें कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे रिधान इन सब बातों पर भरोसा ही नहीं करेगा और याद उसे कुछ आने नहीं वाला। उसके मुंह पर तेज़ी मुस्कान आ जाती है। छवि रिधान को सोफे पर बिठा देती है और पानी का गिलास देते हुए उनसे पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? रिधान हाँ में गर्दन हिला देता है और छवि की तरफ देखता है। उसकी आंखें नम थी। क्या वो लड़की सच कह रही थी? पापा ने मेरे साथ ऐसा किया है और मैं उनसे मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ छवि, सच में, और मैं तुमसे अब दूर नहीं जाना चाहता। छवि उसे गले लगा लेती है और उसे सहलाते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ है और ना ही हम अलग हो रहे हैं। और मान लो वो लड़की सिजा तुम्हारी लाइफ में थी तो वो तुम्हारी पास्ट थी, तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर मैं हूँ, और उसकी यादों और उसकी बातें सच हैं या झूठ ये तो हम पता कर ही लेंगे, पर तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे, अपने पापा से भी नहीं। रिधान बिना कुछ कहे
उसकी बातें सुन रहा था। छवि कुछ सोचती है और उससे पूछती है, तुम्हारे पास वो दवाइयाँ हैं अभी इस वक्त जो तुम्हें दी जा रही हैं? रिधान टेबल की तरफ देखता है और इशारा करके कहता है, वो रखी हैं, यही दवाइयाँ खा रहा हूँ फ़िलहाल। छवि कहती है, ठीक है, अभी नहीं खाओगे तुम। मैं जा रही हूँ एक हॉस्पिटल, पता करके आती हूँ क्या सच में और क्या झूठ। तब तक तुम ऑफिस का काम करो। रिधान कहता है, मैं भी चलता हूँ ना। अकेले क्यों जा मैं भी चलता हूँ ना, अकेले क्यों जा रही हो? छवि कहती है, नहीं, हमारे पापा हम पर हर वक्त नज़र रखते हैं, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन मैं ये सोचती थी उनके कई दुश्मन होंगे इस वजह से, पर क्या रीज़न है पता नहीं। और अगर हम साथ में जाएंगे तो शक हो जाएगा, इसीलिए तुम यहाँ रुको, काम ख़त्म करो, मैं जाती हूँ और जो पता लगेगा सच सच बता दूँगी, मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं बड़े घर की बिगड़ी हुई लड़की नहीं हूँ। ये कहकर वो मुस्कुरा देती है तो रिधान भी मुस्कुरा देता है और उसे संभाल कर जाने के लिए कहता है। छवि सिर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर निकलकर वो कैब बुक करती है और ड्राइवर को लाइफ केयर हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। वो हॉस्पिटल पहुँचती है और रिसेप्शन पर किसी डॉक्टर के बारे में पता करती है। इतने में नकुल भी वहाँ आ जाता है और उसको देखते ही सब आपस में बातें करने लगते हैं। छवि की नज़र भी उस पर जाती है। स्टाफ की बातों में उसे सिजा का नाम भी सुनाई देता है। वो इस समय कुछ पूछना नहीं चाहती थी तो सबको इग्नोर कर देती है। नकुल बिना किसी की तरफ ध्यान दिए उस डॉक्टर की कैबिन में चला जाता है जिनसे सिजा का ट्रीटमेंट हो रहा था। छवि उन सब की बातों से परेशान हो चुकी थी, इसीलिए थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहती है, अगर बातें हो गई हों तो क्या आप डॉक्टर प्रशांत का कैबिन बताएंगी? रिसेप्शनिस्ट झेप जाती है और उसी कैबिन की तरफ इशारा कर देती है जहां नकुल गया था। रिसेप्शनिस्ट कहती है, आप थोड़ा वेट कीजिए, जब नकुल सर बाहर आ जाएंगे तब आप अंदर जा सकती हैं। नकुल नाम सुनते ही छवि को कंफर्म हो जाता है कि ये लोग उसी सिजा की बात कर रहे थे जो आज उनसे मिली थी, क्योंकि उसने बताया था कि उसकी जान नकुल ने ही बचाई है। पर ये यहाँ क्या कर रहा है? छवि सिर हिलाती है और कैबिन के सामने लगी चेयर पे बैठ जाती है। अंदर नकुल डॉक्टर प्रशांत से सिजा के बारे में पूछता है तो डॉक्टर उससे कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, बस उसको दवाई रेगुलर दीजिए और कोशिश कीजिए वो ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, क्योंकि मेंटली ठीक होने में टाइम लग जाता है। छवि डॉक्टर प्रशांत के कैबिन के बाहर बैठकर इंतज़ार करने लगती है और अंदर नकुल डॉक्टर से सिजा की हेल्थ के बारे में सब पूछ लेता है और हाथ मिलाकर बाहर आ जाता है। बाहर आते ही उसकी नज़र सामने बैठी छवि पे जाती है, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है, पर अगले ही पल वो अपने चेहरे के भावों को पहले जैसा कर लेता है और चला जाता है। छवि उसे जाते हुए देखती है, फिर नॉक करके कैबिन में चली जाती है। डॉक्टर उसे बैठने का इशारा करते हैं तो छवि मुस्कुराकर बैठ जाती है और उनसे कहती है, एक्चुअली मुझे आपके बारे में मेरी एक फ्रेंड ने बताया था और मुझे आपसे एक दवाई के बारे में पूछना था, क्या आप पता करके बता सकते हैं ये दवाई किस लिए दी जाती है? प्रशांत कहते हैं, जी, आपके पास जो दवाई हो तो प्लीज़ मुझे दीजिए, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। छवि अपने बैग से दवाइयाँ निकाल कर डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर सारी दवाई देखते हैं और हैरान होकर उससे कहते हैं, ये दवाई आपको किसने दी और किसको दी जा रही है ये दवाइयाँ? छवि कहती है, एक्चुअली मेरे मंगेतर का कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हो चुका था, जिसमें सिर पे चोट लगने की वजह से उनकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी, तो डॉक्टर ने उन्हें ये दवाई दी थी, पर कोई असर नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा एक बार इन दवाइयों के बारे में पता लगा लूँ। डॉक्टर प्रशांत कहते हैं, देखिए मिस, ये दवाइयाँ ठीक नहीं, हालत ख़राब करती हैं, इनसे उन्हें कुछ याद नहीं आएगा, बल्कि वो सब कुछ पूरी तरह से भूल जाएंगे। और मुझे समझ नहीं आ रहा कोई डॉक्टर इन दवाइयों को दे भी कैसे सकता है? ये दवाइयाँ ऐसे ही किसी को भी नहीं दी जा सकती हैं। ये सुनते ही छवि हैरान हो जाती है और उसे भरोसा हो जाता है सिजा सच कह रही थी। छवि कहती है, थैंक यू सो मच।
डॉक्टर कहते क्या आप इनकी जगह सही दवाई दे सकते हैं? मैं आपको आपकी फ़ीस दे दूंगी। डॉक्टर प्रशांत कहते हैं ज़रूर, आपको दवाई मैं लिख देता हूँ, आप स्टोर से ले लीजिएगा। छवि उनकी बात से सहमत होती है तो डॉक्टर एक पेपर पर दवाइयाँ लिख कर उसको दे देते हैं। छवि वो पेपर लेती है और उनकी फ़ीस उन्हें दे देती है और अपनी जगह से उठने लगती है। तभी कुछ सोचकर वो वापस बैठ जाती है और डॉक्टर से कहती है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो एक बात पूछ सकती हूँ? डॉक्टर प्रशांत हाँ में सिर हिला देते हैं। तो छवि उनसे पूछती है, वो जो अभी आपके कैबिन से निकल कर गए थे वो कौन है? एक्चुअली मैं शायद उन्हें जानती हूँ पर याद नहीं आ रहा। प्रशांत कहते हैं, जी वो मिस्टर नकुल शेखावत हैं, यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन। छवि कहती है, ओ हाँ, मेरी एक फ्रेंड के दोस्त हैं वो, पर यहाँ क्यों आए थे? वो आप बता सकते हैं। प्रशांत कहते हैं, वैसे तो हम ऐसे किसी को बताते नहीं हैं, पर शायद आप उन्हें जानती हैं और आप भी अच्छे घर की लगती हैं, इसलिए बता रहा हूँ। करीब 1-2 महीने पहले वो यहाँ आए थे अपनी वाइफ मिस सृजा को लेकर। उनका काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ था, पर किस्मत अच्छी थी कि उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी। पर वो किसी शौक में जा चुकी थी और पूरे 4 दिन तक बेहोश रही थी और अभी कुछ टाइम पहले वो इसी वजह से दोबारा बीमार हो गई थी। तो नकुल उन्हीं की हेल्थ के बारे में पूछने आए थे। छवि कहती है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, चलती हूँ। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सिर हिला देते हैं तो छवि वहाँ से चली जाती है और वहीं बाहर बने स्टोर पर वो पेपर दे देती है। स्टोर वाला दवाइयाँ निकालने लगता है। छवि अपनी ही सोच में गुम हो जाती है। छवि खुद से कहती है, सृजा ने जो कहा सही था, पर उसने कहा वो रिधान से प्यार करती है, फिर नकुल की वाइफ कैसे? कुछ समझ नहीं आया। उफ, पागल हो जाऊंगी मैं तो। इतने में स्टोर वाला उसे दवाई दे देता है तो वो उसे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है और रिधान को कुछ मैसेज भेज देती है। वहाँ से वो सीधा अपने घर जाती है और दवाई बैग में रखकर बेड पर लेट जाती है। आज इतना कुछ हो चुका था जिस वजह से उसके सिर में दर्द होने लगा था। वो आंखें बंद करे रहती है और कुछ देर में सो जाती है। शाम को जब उसकी आँख खुलती है तो वो टाइम देखती है। टाइम देखते ही वो हड़बड़ाते हुए उठती है और जल्दी से तैयार होने चली जाती है। सृजा रिधान से मिलने के बाद जब से घर आई थी तब से उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा था। विधि कई बार आ चुकी थी उसे बुलाने के लिए, पर उसने दरवाज़ा ही नहीं खोला। वो अंदर बैठी बस रोए जा रही थी। उसका दिल आज पूरी तरह से टूट चुका था। आज जिस तरह रिधान छवि को देख रहा था उससे सृजा को ये एहसास हो चुका था कि रिधान उससे काफ़ी प्यार करने लगा है और अगर कभी उसे सब याद आ भी गया तो वो तब भी छवि को छोड़कर उसके पास वापस नहीं आएगा। और सृजा भी किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी और साथ ही थोड़ी सूज गई थी, नाक भी लाल हो चुकी थी। वो इस समय किसी से बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए खुद को कमरे में बंद करी थी। नकुल अक्सर रात में लेट आने लगा था, पर विधि ने फ़ोन करके उसे सृजा के बारे में बताया तो मजबूरन उसे जल्दी आना पड़ा। घर आकर वो पहले अपने कमरे में गया और चेंज करने के बाद सृजा के कमरे का गेट नॉक करता है, पर सृजा दरवाज़ा नहीं खोलती तो वो उसे आवाज़ लगाता है। उसकी आवाज़ सुनकर सृजा एक बार सिर उठाकर दरवाजे की तरफ देखती है और फिर वापस से अपना सिर घुटनों के बीच रख लेती है। नकुल काफ़ी देर तक उसे बुलाता है पर कोई असर नहीं होता तो वो कुछ सोचने लगता है और फिर तेज़ आवाज़ में कहता है, तुम शायद ये भूल रही हो कि ये मेरा घर है और मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। सारे रूम की चाबी है मेरे पास और अगर मैंने खुद खोला तो दोबारा कभी भी रूम लॉक हुआ तो बिना पूछे भी खोल सकता हूँ। शायद समझ रही हो ना तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके आगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही दरवाज़ा खुलता है। सृजा दरवाज़ा खोलकर वापस बेड के पास नीचे बैठ चुकी थी। नकुल अंदर आता है और उसकी तरफ देखता है तो वो अपना मुंह घुटनों के बीच झुकाए बैठी थी। नकुल सिर हिलाकर उसके पास बैठ जाता है और थोड़ा हंसते हुए कहता है, क्यों बैठी हो ऐसे और क्यों गई थी रिधान के ऑफिस? रिधान के ऑफिस जाने वाली बात सुनकर सृजा सिर उठाकर उसे देखती है और बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहती है, मतलब तुम अब भी मुझ पर नज़र रखते हो ना? नकुल कहता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए है,
तो दोबारा पूछने का क्या मतलब है, और ये क्या हाल बना रखा है अपना, बताओगी भी क्या हुआ है। सृजा कुछ नहीं कहती, बस ज़मीन को घूरने लगती है। नकुल उसकी ऐसी हालत देखता है तो उसे अंदर ही अंदर काफ़ी बुरा लगता है। वो आंखें बंद करता है और सृजा के थोड़ा करीब जाकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। सृजा उससे छूटने की कोशिश करने लगती है, पर नकुल उसे नहीं छोड़ता और अगले ही पल सृजा तेज़ तेज़ रोने लगती है और फिर कुछ ही देर में सारी बात उसे बता देती है जो ऑफिस में हुआ था। सृजा सिसकते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। क्यों आए तुम? क्या चाहिए था तुम्हें? यही चाहते थे ना शायद तुम। अब तो खुश होगे। दूर हो गया मेरा प्यार दूर हो गया मेरा रिधान मुझसे। नकुल को ये सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, बस सृजा को उसके गुनाह का एहसास दिलाना चाहता था। नकुल कहता है, ये सब मेरी नहीं, रिधान के पापा की वजह से हुआ है। उन्होंने किया है ये सब। मैं ना होता तब भी तो वो ये करता, पर शायद तब तुम जिंदा ही नहीं बचती। सृजा उसी के सीने से लग उसी की शिकायतें कर रही थी। नकुल उसका सिर सहलाने लगता है। सृजा को भी एहसास होता है कि उसने बेवजह नकुल को गलत ठहराया। आखिर उसने तो उसकी जान बचाई थी। नकुल कहता है, जो तुम्हारा होता है ना, वो तुमसे दूर नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद रिधान और तुम्हारा साथ किस्मत में था ही नहीं, इसीलिए ये सब हुआ। इन चीज़ों में तुम खुद को क्यों पीस रही हो? जीना सीखो, इस तरह की कोई तुम्हें ज़िंदगी भर का दुख ना दे सके। सृजा उससे अलग होती है और चेहरा ऊपर करके उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तुम भी तो मुझे दर्द देना चाहते थे ना, तो फिर खुद ही ये सब क्यों सिखा रहे हो? नकुल ये सुनकर झेंप जाता है, पर अपने भाव बदलते हुए उससे कहता है, तुम ऐसे बन जाओगी तब तुमको सताने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, बस इसीलिए। सृजा जानती थी नकुल झूठ बोल रहा है। वो आपस से उसके सीने से लग जाती है और उसे कस कर पकड़ लेती है। नकुल उसकी इस हरकत से थोड़ा असहज हो जाता है। सृजा कहती है, प्लीज़ बस थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, बस कुछ देर। नकुल कुछ नहीं कहता, बस उसे सीने से लगाए रहता है। उसे आज सृजा की हालत देखकर थोड़ा बुरा लगा, पर पता नहीं क्यों ये सब सुनकर वो थोड़ा सा खुश भी था। और जिस तरह सृजा उसके गले लगी हुई थी, उसे एक अपनेपन का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद वो देखता है सृजा सो चुकी है, तो वो धीरे से उससे अलग होता है और उसे बेड पे लिटा देता है। फिर कुछ देर उसके चेहरे को देखता है और जाने ही लगता है, पर वो पलट कर वापस उसके पास आता है और उसके माथे पे हल्के से किस कर देता है और धीमी आवाज़ में सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ।